इस पर हम कुछ बात करेंगे। सीनियर साफ़ी और तज्ज़ियाकार हामिद मीर साहब ने हमें ज्वाइन किया है। मीर साहब, सबसे पहले यही कि एक बार फिर बीजेपी की हुकूमत एग्जिट पोल्स के मुताबिक बनने जा रही है। पाकिस्तान से रिलेटेड क्या इसके असरात होंगे, खित्ते पर भी, पाक भारत ये जो ताल्लुकात हैं इस पर भी? सबसे पहले तो हमें ये समझना चाहिए कि इस मरतबा नरेंद्र मोदी ने नारा लगाया था कि इस बार 400 पार, यानी कि वो तकरीबन 400 सीटें हासिल करने की उम्मीद लगाए बैठे थे, जो कि 2/3 मेजॉरिटी बनती है। लेकिन एग्जिट पोल्स के मुताबिक उनको 400 सीटें नहीं मिल रही, बल्कि 300 से लेके और 303 या 305 के दफ्तर उनको सीटें मिल रही हैं, जो कि सिर्फ एक सिंपल मेजॉरिटी है। अब मोदी साहब जो हैं वो 400 सीटें लेने की क्यों कोशिश कर रहे थे, क्योंकि वो जो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें कुछ बड़ी तब्दीलियां करने चाह रही हैं। तो इसके लिए उनकी ये कोशिश थी कि न सिर्फ ये कि हिंदुस्तान जो है उसका नाम तब्दील कर दिया जाए, उसका आइन तब्दील कर दिया जाए, इस रियासत को एक प्योर हिंदू मजहबी रियासत बना दिया जाए। और आपको याद होगा कि 2019 में भी जब इलेक्शन हो रहा था तो उस वक्त भी ये कहा जा रहा था जी कि मोदी साहब अगर वजीर आजम बन जाएंगे तो उसके बाद पाकिस्तान और इंडिया के ताल्लुकात बड़े बेहतर हो जाएंगे, लेकिन सूरत हाल बिल्कुल उसके बरक्स निकली। तो अब भी मैं समझता हूँ कि मोदी साहब जो है उन्होंने इस इलेक्शन की जो कैंपेन चलाई उसमें उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ बहुत नफरत फैलाई, मुसलमानों के खिलाफ नफरत फैलाई, और जो दीगर अकलीतें हैं उनको भी इन्होंने टारगेट किया, लेकिन खास तौर पे पाकिस्तान और मुसलमान उनका निशाना थे। वो नफरत की सियासत के जरिए 400 सीटें हासिल करना चाह रहे थे, लेकिन तमाम तर जोर लगाने के बावजूद, पाकिस्तान का मजाक उड़ाने के बावजूद, मुसलमानों और उनके अकायद का मजाक उड़ाने के बावजूद वो 400 सीटें हासिल करते हुए नजर नहीं आ रहे। तो मुझे लगता यह है कि अब वो एक ऐसे स्टेट ऑफ माइंड में जा चुके हैं जहां पे वो अपने आप को भगवान का अवतार समझते हैं। वो समझते हैं कि जी वो शायद उनको किसी खास मकसद के लिए भेजा गया, उनका ज़हनी तवाज़ुन भी ठीक नजर नहीं आता। और ये बात जो है ये मैं नहीं कर रहा, ये इंडिया में बहुत से एनालिस्ट और एक्सपर्ट कर रहे हैं कि मोदी साहब जो है उनका ज़हनी तवाज़ुन बिगड़ चुका है। तो अगर तीसरी दफा वो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर बनते हैं और उनके ज़हनी तवाज़ुन के बारे में इंडिया के बहुत से जो संजीदा लोग हैं वो अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर रहे हैं, तो मुझे ये लगता है कि पाकिस्तान और इंडिया के ताल्लुकात में कोई बेहतरी के मुझे आसार नजर नहीं आ रहे। और वो उनको अगर दोबारा इक़्तिदार मिलेगा तीसरी दफा तो वो मकबूजा कश्मीर के जो मुसलमान हैं उन पर भी जुल्म और सितम बढ़ाएंगे। बल्कि ऐसा लगता है कि अब तो जो नॉर्थ इंडिया है और जो ईस्टर्न इंडिया है वहां पर जो अलहदगी की तहरीकें चल रही हैं उनमें भी तेजी आएगी। तो मुझे नहीं लगता कि मोदी के तीसरी मरतबा वजीर आजम बनने के बाद पाकिस्तान और इंडिया के ताल्लुकात में कोई बेहतरी आएगी, क्योंकि देखिए मोदी साहब जो है ना उन्होंने अपना कंपटीशन बना लिया नेहरू के साथ, क्योंकि नेहरू भी जो है वो उनका इंडिया की सियासत में, उनकी इंडिया की हिस्ट्री में बड़ा अहम किरदार है। और उनके बारे में जो एक उनका जो सियासी मुकाम है वो ये है कि महात्मा गांधी के बाद तो उनको एक मुकाम दिया जाता है, लेकिन मोदी साहब जो हैं वो समझते हैं कि मैं महात्मा गांधी से भी ऊपर हूँ, यानी कि वो अब नेहरू के मुकाबले में भी नहीं आना चाहते, वो नेहरू के बराबर भी अपना रुतबा नहीं बनाना चाहते, वो गांधी से भी ऊपर जाना चाहते हैं। और इसीलिए जो गांधी का कातिल है नथुराम गोडसे, उसको मोदी साहब के पिछले 2 अदवारे हुकूमत में उनको एक हीरो के तौर पर पेश किया गया। तो बज़ाहिर मोदी साहब जो है वो पाकिस्तान और मुसलमानों के खिलाफ नफरत फैला के अपना जो सियासी एजेंडा है उसको आगे बढ़ा रहे हैं। लेकिन अगर आप इन दी लॉन्ग रन देखेंगे तो मोदी साहब का तीसरी मरतबा भारत का वजीर आजम बनना भारत के लिए ठीक नहीं होगा, क्योंकि न सिर्फ ये कि जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है जिसकी बुनियाद सेकुलरिज्म है, वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बुनियाद को खत्म करना चाहते हैं, बल्कि वो हिंदुस्तान में जो मुसलमान और दीगर अक़ीदतें हैं वो जबरदस्ती इन सब का मजहब तब्दील करा के इन सबको हिंदू बनाना चाहते हैं। और सबसे अहम बात जिसकी तरफ पाकिस्तान के बहुत से दानिशवर और सियासतदान तवज्जो नहीं देते कि मोदी साहब ने अब इंडिया की जो पार्लियामेंट है वहां पर अखंड भारत
यानी ग्रेटर इंडिया का नक्शा भी अवेजा कर दिया है। और अखंड भारत का मतलब ये है कि वो पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, बर्मा, श्रीलंका और अफगानिस्तान, इन तमाम ममालिक को अपनी राजधानी समझते हैं और इन पर कब्जा करके वो अखंड भारत का हिस्सा बनाना चाहते हैं। तो जो लोग पाकिस्तान में ये समझते हैं या उम्मीद लगा के बैठे हैं कि मोदी साहब आएंगे तो पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात बहुत बेहतर हो जाएंगे, उन्हें चाहिए कि सिर्फ वो जो इंडियन पार्लियामेंट के अंदर अखंड भारत का जो एक नक्शा लगाया गया है उस नक्शे को देख लें। उस नक्शे में पाकिस्तान भी है, बांग्लादेश भी है, नेपाल भी है, बर्मा भी है, श्रीलंका भी है और अफगानिस्तान भी है। तो वो तो भाई हमारे मुल्क पे कब्जा करना चाहते हैं और हमारे कुछ दानिश्वर समझते हैं कि वो आएंगे तो पाकिस्तान से बड़ी दोस्ती हो जाएगी। जी हामिद मीर साहब, आप हमारे साथ रहिए, मजीद भी इंडियन इलेक्शन पर बात होगी। राहुल गांधी भी इस पर रिस्पॉन्ड कर रहे हैं और वो ये जो एग्जिट पोल्स आए हैं इस पर भी उन्होंने शदीद तशवीश का भी इज़हार किया है। भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने लोकसभा चुनाव में भारी अक्सरियत से कामयाबी के दावे किए, मगर अपोजिशन जमात इंडियन नेशनल कांग्रेस ने मोदी की जीत दिखाने वाले एग्जिट पोल मुस्तरद कर दिए हैं। इसका नाम एग्जिट पोल नहीं है, इसका नाम मोदी मीडिया पोल है। ये मोदी जी का पोल है, फैंटेसी पोल है उनका। सर कितनी सीटें आ रही हैं आपके हिसाब से? सिद्धू मूसेवाला का सॉन्ग सुना आपने? 295। इसके साथ साथ भारत की आम आदमी पार्टी के मोदी की कामयाबी पर मबनी एग्जिट पोल नताइज उन्होंने भी मुस्तरद किए हैं। आम आदमी पार्टी के सरबराह अरविंद केजरीवाल ने यह कहा है कि मोदी मीडिया एग्जिट पोल नताइज हैं ये जो कि फर्जी हैं। मेरे से लिखवा लो, सारे एग्जिट पोल फर्जी हैं। एक एग्जिट पोल वाले ने राजस्थान में टोटल 25 सीट है, उसमें 25 में से 33 दे दिए उन्होंने बीजेपी को। ऊपर से आया होगा भाई बीजेपी को ज्यादा देने हैं, तो उसने कहा मोदी जी क्या याद रखोगे आप भी, आपको 25 में से 33 दे दिए। तो पूरा का पूरा फर्जी है, पूरा एग्जिट पोल फर्जी है। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का रिएक्शन इन एग्जिट पोल्स पर आपने देखा। हामिद मीर साहब हमारे साथी हैं। मीर साहब, जैसे आप भी बात कर रहे थे, सेकुलर इंडिया की बात कर रहे थे, ग्रेटर यानी फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी की हम बात कर रहे थे मोदी के आने से पहले, लेकिन बहुत ज़्यादा डेंट पहुंचा भारत को, उसका तासुर बड़ा एक्सट्रीमिस्ट एक मुल्क के तौर पर गया। लेकिन उसके बावजूद आपको ये तशवीशनाक कोई बात लगती है कि चले 400 क्रॉस नहीं किया, एब्सोल्यूट मेजॉरिटी नहीं मिली, 2/3 नहीं मिली, लेकिन एग्जिट पोल के मुताबिक उन्होंने सिंपल मेजॉरिटी तो ले लिया है। तो जो भारत के अवाम है, जो लोग हैं, क्या सोच पनप रही है? यानी एक्सट्रीमिस्ट सोच की को सपोर्ट कर रहे हैं, ये भी अपनी जगह एक तशवीशनाक बात तो है। देखें, उसमें बुनियादी वजह उसकी ये है कि जो कांग्रेस पार्टी है वो ये उसकी कमजोरियां और उसकी गलतियां जो हैं वो मोदी की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ बन गई हैं। अब आप देखें कि मोदी साहब जो हैं वो उन्होंने पिछले 1-1.5 साल में अपने जो बड़े बड़े पॉलिटिकल ओपोनेंट्स हैं, जैसा कि राहुल गांधी हैं और अरविंद केजरीवाल हैं, इन दोनों को उन्होंने इनकी कमजोरियों का फायदा उठाकर इनको जेल में डाला, इन पे झूठे मुकदमे कायम किए। राहुल गांधी को तो डिस्क्वालीफाई कर दिया, लेकिन बाद में उनकी डिस्क्वालिफिकेशन खत्म हो गई। अरविंद केजरीवाल साहब को शराब का लाइसेंस देने के इल्जाम में उन्होंने काफी दिन तक जेल में रखा। अब इसमें जो सबसे जो अहम चीज है वो ये है कि जो इंडिया की सुपीरियर जुडिशरी है, आला अदलिया है, वहां पर मोदी साहब ने अपनी मर्जी के जजेस को अपॉइंट कर दिया है। और ये बात आप याद रखिए कि पाकिस्तान और इंडिया जैसे ममालिक में जब सुपीरियर जुडिशरी जो है उसमें हुकूमत की मर्जी के जज जब तैनात हो जाते हैं तो फिर हुकूमत जो है वो उन जजों के जरिए अपनी मर्जी के फैसले लेती है। जैसा कि आपने देखा कि मकबूजा कश्मीर के मुतालिक जो आर्टिकल 370 था उसको सस्पेंड किया गया और इंडिया की सुप्रीम कोर्ट जो है उसने उस सस्पेंशन के हक में फैसला दे दिया। लेकिन इसके साथ ही साथ जो लोअर जुडिशरी है वहां पर भी मोदी साहब की कोशिश ये है, एक जो मुहतात अंदाजा है उसके मुताबिक उन्होंने जहां जहां पे बीजेपी की हुकूमत थी तो पिछले 4-5 साल के दौरान बीजेपी ने वहां पर जो लोअर जुडिशरी है वहां पे तकरीबन 650 के करीब जो अपनी मर्जी के जज हैं उनको वहां पे उन्होंने अपॉइंट करवाया है। और जो
हाई कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट में उनकी मर्जी के जज लगाए गए हैं, उनकी तादाद तो बहुत ज्यादा है। तो ये सारा एक प्लान था मोदी साहब का कि वो जुडिशरी को टेक ओवर करना चाह रहे थे, और अब उनकी कोशिश ये थी कि ये जो लोकसभा का इलेक्शन है इसमें 400 से ज्यादा सीटें हासिल करके वो कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट की जो पोजीशन है वो हासिल करना चाह रहे थे, जो कि उनको नहीं मिल रही। और इसमें अभी भी मैं ये समझता हूँ कि जो राहुल गांधी है, अरविंद केजरीवाल है, ममता बनर्जी हैं और जो अपोजिशन के बड़े बड़े लीडर हैं, बज़ाहिर तो अब वो सारे के सारे हमें मोदी साहब से तंग नजर आते हैं, लेकिन इन्होंने कोई बहुत बड़ा इत्तेहाद बनाने के लिए वो कोशिश नहीं की मोदी साहब के खिलाफ। तो इनकी जो कांग्रेस की और दीगर अपोजिशन जमातों की जो कमजोरियां हैं वो मोदी की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ बन चुकी है। लेकिन इसके बावजूद आप देखें कि मोदी साहब जो हैं उनका ये दावा जो है वो हमें सच्चा साबित होता हुआ नजर नहीं आ रहा कि इस बार 400 पार 400 सीटें तो वो किसी भी सूरत में नहीं ले रहे। जी, यानी ये कमजोरियां कांग्रेस की हैं और दीगर अपोजिशन जमातों की, जिसका फायदा बीजेपी उठा रही है। मीर साहब हमारे साथ ही रहिए।